हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2025 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम लोग एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर सके। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, लेकिन सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या नेसेसिटीज हैं, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने यहां पर डिस्कस किया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम क्या है या रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का नेचर क्या होता है, मतलब एग्जामिनेशन किस प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का पैटर्न होगा पेपर का। तीसरा हमें पता होना चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। चौथा कि इसका सिलेबस क्या है। एंड लास्ट एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन नेचर का। तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर बता दिया गया कि नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पेपर हमेशा आपको कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन उसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हमारा नेचर ऑफ द एग्जाम है। अब उसमें भी आपको 2 पेपर होता है, एक कहलाता है सीबीटी 1, दूसरा कहलाता है सीबीटी 2। सीबीटी 1 जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे सीबीटी 2 के पास आप नहीं जा सकते हैं। सीबीटी 1 में 200 मार्क्स का पेपर होता है आपको, और 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होता है वो केवल और केवल 2 आवर्स का होता है। अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर सीबीटी 2, तब जाकर के आप सीबीटी 2 पर एलिजिबल होते हो। और जैसे ही आप सीबीटी 2 में जाते हो आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसलिए 300 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम यहां भी 2 आवर्स ही होता है। जब आप दोनों पेपर दे देते हैं तो इनको मिला करके कंबाइंड आपका कट ऑफ निकलेगा, और कट ऑफ निकलने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तब आपका जाकर के होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और तब जाकर के फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये एक एग्जाम का क्या है, पैटर्न है, एग्जाम का नेचर है कि किस तरीके का होगा, एटलीस्ट ये हमें पता चलना चाहिए। दूसरी चीज इसमें देखी जाए तो सबसे पहले हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि देखो सीबीटी 1 जो होता है, सीबीटी 1 जो होता है इसको अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्योरली क्या होता है, टेक्निकल होता है। दैट इज कि आप जिस भी ब्रांच से होंगे उस ब्रांच का बिल्कुल कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस। एंड 100 क्वेश्चंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं आपको रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको होते हैं जीएस से, जनरल स्टडीज से। तो अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 जो होता है वो बेसिकली आपको 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल, 100 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और मिला करके 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि आपको ड्यूरेशन क्या है इसका, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। और अगर पिछले कुछ सालों का आप कट ऑफ देखते हैं तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो अराउंड 130-135 के रेंज में क्या करता है, वेरी करता रहता है। एटलीस्ट आपको सीबीटी 1 में 135 से ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर सीबीटी 2 की बात की जाए तो सीबीटी 2 की अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे,
और वो आपको कोर टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज कि आप जिस भी ब्रांच से होंगे उस ब्रांच के बिल्कुल कोर टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, यहां कैलकुलेटर नॉट अलाउड होता है। कैलकुलेटर जो होता है वो नॉट अलाउड है CBT 1 में, लेकिन CBT 2 जो है इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। यानी कि कैलकुलेटर जो होता है आपको डिजिटल कैलकुलेटर आपके क्वेश्चन के स्क्रीन पर प्रोवाइड किया जाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपको 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल 3 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा पेपर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जब पेपर का हम लोग प्रकार समझ गए, नेचर समझ गए, पैटर्न समझ गए कि वो किस तरीके का है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है हमारे लिए। तो देखो, हर वो बच्चा जिसने 3 ईयर डिप्लोमा या आपको डिग्री किया है, बीटेक किया है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। और चूंकि हम लोग मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो रिलेवेंट आपको ब्रांच में क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। अगर आप इस पर हैं और आपका रिजल्ट आपका आ चुका होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आप या तो डिप्लोमा होंगे मैकेनिकल से या बीटेक होंगे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप एसएससी जेईई में बैठ सकते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अगर बात की जाए, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात की जाए तो देखिए वो है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है आपका, तो देखो सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहां हम लोग टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो आपको मशीन डिजाइन, लेकिन देखो हम यहां पर आपको बता देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन है। मशीन डिजाइन आपका सिलेबस है, थ्योरी ऑफ मशीन भी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। अब यहां से देखो, यहां से आपको हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का पार्ट। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। ये सब आपको क्या है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। क्योंकि देखो तुम लोगों को ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बॉयलर वगैरह यहां तक अगर देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ये सब आपको क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर टेक्निकल सिलेबस को डिवाइड करते हो ना तो पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट का 85% क्वेश्चन केवल और केवल आपको थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है और उसके साथ साथ फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें भी यहां पर देखो ये तो हो गई सिलेबस, बाकी जीएस और रीजनिंग का अपना वही नॉर्मल सिलेबस होता है जो हर एग्जाम में रहता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, वो हमने सिलेबस में देख लिया। अब इसमें सबसे पहले आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात की जाए तो देखिए हम यहां पर कैटेगरी में सबसे पहले रख रहे हैं किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की। क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स का पेपर सीधे सीधे आता है। दूसरे कैटेगरी में आपको होगा कौन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से सीधे सीधे एग्जाम में 15 टू 18 मार्क्स के पेपर यहां से बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से भी आपको
10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका आईसी इंजन, और आईसी इंजन में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पांचवा नंबर पे आता है आपको RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिससे आपको हर साल 8 to 10 मार्क्स के पेपर पूछे जा रहे हैं। तो अगर इन सबको हम लोग कंबाइंड करें तो ये जो आपको सब्जेक्ट्स हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि देखो ये वो सब्जेक्ट है जिनसे आपको 80 to 85% क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को ढंग से कर लेते हो तो तुम्हारा 80 to 85% क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी आप करेंगे, लेकिन मोस्ट वेटेज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यही होगा, और इसी को लेकर के आपको तैयारी करनी है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई कि प्रिपरेशन स्टार्ट अगर करना है तो हमें इन सब्जेक्ट्स से स्टार्ट करना है, इन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ये पता चल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो जो भी सब्जेक्ट यहां पर लिखे गए हैं इनका कॉन्सेप्चुअल स्टडी होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ प्रॉपर नोट्स का होना क्या है, बहुत जरूरी है। और जब ये दो चीजें आपके पास हैं और आपने सारे सब्जेक्ट को स्टडी कर लिया है तो आपके पास तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज जो आपको करनी है वो सबसे पहले करनी है PYQ रिवीजन प्रैक्टिस, या ये कहो PYQ प्रैक्टिस करना है आपको। PYQ प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट कितनी बार, तो एटलीस्ट आपको PYQ का प्रैक्टिस करना है कम से कम 5 टाइम्स। ठीक है, लास्ट 10 ईयर, और कितने साल का, एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको 5 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है आपको रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, हर चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, पढ़ते के साथ साथ हम लोग उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उन सब का एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, थ्रू शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट। फार्मूला शीट भी हम लोगों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर चैप्टर में गिन के 8-10 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिन पर सवाल बनता है। तो हम लोगों को PYQ तो प्रैक्टिस करना ही है, उसके साथ साथ हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाना है और एक फार्मूला शीट भी बनाना है, जिससे हम बार बार थॉरोली क्या कर सकें, सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएं। तो रिवीजन इसके तरह होगा। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज चाहिए आपको टेस्ट सीरीज। तो आपको तीसरा काम जो करना है वो क्या करना है, टेस्ट पर काम करना है। टेस्ट अब देंगे तो आपको 2 फायदे होंगे, एक आपकी क्या बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। दूसरी साथ ही साथ हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि 1 आवर में हम लोग कितनी क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के साथ हम लोगों को स्पीड इंप्रूव करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इन 2 कामों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है आपका टेस्ट सीरीज। तो अगर आप टेस्ट सीरीज कायदे से देते हैं तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट यानी स्पीड भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपने PYQ बना लिया और प्रॉपर अगर आपने टेस्ट सीरीज बना लिया तो आपका तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड देन फाइनली फिर आप क्या करते हो, फाइनली एक आप करते हो
मॉक टेस्ट देना है लास्ट में। तो मॉक टेस्ट क्या होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन को एक बार में क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। तो अगर हम लोग ये काम करते हैं तो हमारे प्रिपरेशन का जो सही तरीका है वो यही है। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी, ठीक है। दूसरा चाहिए प्रॉपर नोट्स। जब तक आपको पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं रहेगा, आप PYQ पर नहीं जा सकते, ना ही आप रिवीजन कर सकते हैं, ना ही आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो अगर आप इन सारे काम को करते चलते हैं तो आई होप कि आप अपने SSC JEE 2025 को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लोगे, टारगेट कर लोगे। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर SSC JEE 2025 को टारगेट करना है तो हम लोगों को एग्जामिनेशन का नेचर पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए, फिर हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस एग्जाम में एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि हम एग्जाम को अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी, देन प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर नोट्स के बाद PYQ की प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन करना है किसके थ्रू, शॉर्ट नोट्स और उसके साथ साथ फार्मूला शीट के थ्रू। देन फिर हम लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है जिससे हमारी स्पीड बढ़ सके, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।